रात का गहरा सन्नाटा हर ओर फैला हुआ था। कमरे की खिड़की से बाहर अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां झूल रही थीं और कभी कभी हवा की सरसराहट खिड़की के पल्लों को हिला देती। गेस्ट रूम की मध्यम पीली रोशनी में अमीशा मेज पर झुकी अपने नोट्स लिखने में व्यस्त थी। दीवार पर लगी घड़ी रात के 11 बजने की खबर दे चुकी थी। कमरा पूरी तरह खामोशी में डूबा हुआ था। बस कलम की खराश और पन्नों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अमीशा ने चौंक कर अपना पैर रोका, एक पल को दरवाजे की ओर देखा, फिर धीमे से बोली, आइए। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला और रूही अंदर दाखिल हुई। हल्की सी घबराहट और बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अमीशा ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी थी, मगर रूही के चेहरे की गंभीरता देखकर तुरंत सतर्क हो गई। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रूही तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके पास आई। अमीशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रूही उसके बराबर में बैठ गई थी। चेहरे पर डर और घबराहट के साफ निशान थे। उसने धीमी आवाज में कहा, एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है अमीशा। अभी मैं भाई के कमरे के पास से ही गुजर रही थी कि तभी मुझे अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई, जैसे वो किसी तकलीफ में हो या फिर डर गई हो। अमीशा ने हैरानी से उसकी बात सुनी। रूही ने अपनी बात जारी रखी, मुझे डर है, भगवान न करे भाई का गुस्सा बहुत तेज है। अगर उन्होंने गुस्से में आकर उस लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया तो हमें बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। केस भी बन सकता है, बदनामी अलग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या तुम मेरे साथ चलकर देख सकती हो? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमीशा ने एक गहरी सांस ली, फिर पूरी संजीदगी से बोली, देखो रूही, मैं तुम्हारे घर सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ। मम्मी पापा कल वापस आ जाएंगे तो मैं फ़ौरन चली जाऊँगी। मेरी ज़िंदगी पहले ही बहुत उलझनों से भरी है। मैं किसी ऐसे मामले में पड़ना नहीं चाहती जिससे मेरी इज्जत पर सवाल उठे। रूही ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो, मगर अमीशा की आंखों में नरमी के साथ कठोरता भी थी। तुम जाओ, वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। आई होप वो तुम्हारी बात को समझेंगे, लेकिन मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अमीशा ने नरमी से लेकिन स्पष्ट अंदाज में बात ख़त्म कर दी और अपनी जगह से उठकर मेज के पास जाकर खड़ी हुई, जैसे ये बातचीत यहीं समाप्त हो चुकी हो और अब आगे उसे इस बात में कोई दिलचस्पी ना हो। रूही कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखें बेचैनी से अमीशा के चेहरे को पढ़ रही थीं। अमीशा ने किताब बंद कर दी, मगर उसका दिल अब भी दोराहे पर खड़ा था। रूही के चेहरे पर फैली परेशानी उसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी, लेकिन वो जानबूझकर कठोर बनी रही। वो यहाँ सिर्फ अपना टाइम काटने आई थी और यहाँ से जल्दी ही जाने वाली भी थी, और जाने से पहले कोई भी मुसीबत नहीं लेना चाहती थी। रूही कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर अचानक जज्बात से भरी आवाज़ में बोली, तुम्हें किसी औरत पर रहम नहीं आता? अमीशा, एक औरत ही तो दूसरी औरत की मददगार होती है। अगर आज तुम किसी की मदद करोगी तो कल तुम्हारे लिए भी नई राह खुलेगी। क्या तुम नहीं जानती कि ऐसे मामलों में देरी जानलेवा हो सकती है? अमीशा ने आंखें मींच लीं। उसके माथे पर उलझन की हल्की लकीरें उभर आईं। रूही के लहजे में बिनती थी, मगर साथ ही एक बेबसी भी, जो सीधा दिल में उतरती थी। रूही ने कदम आगे बढ़ाया। देखो अमीशा, मैं अंशुमन भाई के कमरे में नहीं जा सकती। वो मुझे देखकर भड़क जाते हैं। उनका मिजाज तुम जानती हो, लेकिन तुम मेहमान हो, वो तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम जाओगी तो शायद वो संयम से पेश आएं, कम से कम इतना कि हमें असली बात पता चल सके। अमीशा ने धीरे से सिर झटक दिया। उसके होंठ कांपे, जैसे दिल की बात जुबान पर लाने में हिचक रही हो। फिर धीमे से बोली, रूही, मैं सच में किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। मैं यहाँ कल तक की मेहमान हूँ। अगर कल कुछ बिगड़ गया तो मेरी ज़िंदगी, मेरी पढ़ाई, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लग सकता है। इज्जत? रूही का चेहरा दुख से भर गया। अगर उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो, और हमने कुछ ना किया तो क्या तुम्हें लगता है वो हमारी शांति का हिस्सा बन सकेगी? तुम कल चली जाओगी, मगर अगर कोई परेशानी हो गई और जांच हुई तो सभी सवालों के घेरे में आएंगे और उनमें तुम्हारा भी नाम होगा, क्योंकि इस वक्त तुम भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, हमारे घर में रह रही हो। अमीशा की नज़रें झुक गईं। उसने पलकें पोंछने के बहाने चेहरा छुपा लिया। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक
अब कानों पर एक बोझ की तरह गिर रही थी। सन्नाटे में रूही की बातें किसी गूंज की तरह दिमाग में हथौड़े बरसा रही थीं। कुछ पल खामोशी में गुजरे, फिर अमीशा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन रूही, मैं दिल से तैयार नहीं हूँ। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लूँगी। रूही ने जल्दी से उसका हाथ थामा। शुक्रिया, बस तुम चलो, इतना काफ़ी है। अमीशा ने दिल पर जमा हुआ संशय दबाया, दुपट्टा संभाला और धीरे धीरे रूही के साथ बाहर निकल गई। कॉरिडोर में खामोशी छाई हुई थी। दीवार पर लगे बल्ब की मध्यम रोशनी में उनके साए कांप रहे थे और अमीशा का दिल बेसब्री से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजानी मुसीबत की आहट दे रहा हो, उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो कि कदम आगे मत बढ़ाओ, हर कदम तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। अंधेरे और सन्नाटे से भरे कॉरिडोर में दोनों लड़कियां धीरे धीरे कदम बढ़ाती आगे बढ़ रही थीं। दीवार पर लगे पीले बल्ब की रोशनी उनके साए को लंबा कर रही थी और हर कदम के साथ अमीशा के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रूही की आंखें लगातार दरवाजे की ओर टिकी हुई थीं और अमीशा की उंगलियां अनजाने में अपने दुपट्टे के किनारे को मरोड़ रही थीं। जब वे दोनों अंशुमन के कमरे के सामने पहुंची तो अमीशा ने झिझकते हुए रूही का हाथ थामा और धीमे से बोली, आप मेरे साथ अंदर चलेंगी? मैं अकेली नहीं जाऊंगी। रूही ने तुरंत उसकी तरफ देखा, जैसे पहले से ही ये शब्द सुनने की उम्मीद हो। अमीशा, मैंने तुम्हें अभी बताया है ना, अगर मैं अंदर गई, अगर मैंने कुछ पूछने या बोलने की कोशिश की तो भाई मुझ पर बेवजह बरस पड़ेंगे। हमारी तो एक मिनट के लिए भी नहीं बनती। उसने मुश्किल से अपने आप को काबू में रखा। तुम जाओ प्लीज़, वो तुमसे चाह कर भी कुछ नहीं कह पाएंगे। अपनी आंखें खुली रखकर कमरे में जाना और समय रहते इन तेज नज़रों से भांप लेना कि अंदर क्या हो रहा है। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वो तुम्हें इज्जत देते हैं। अमीशा की नज़रें दरवाजे पर जम गईं, जैसे वो लकड़ी का नहीं कोई ज्वालामुखी हो। फिर उसने एक नज़र रूही पर डाली, जैसे आखिरी बार तसल्ली करना चाहती हो कि वो बाकी उसके साथ नहीं जाएगी। वो खामोशी से एक पल खड़ी रही और फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर उसे हवा के हवाले कर दिया। दिल की धड़कन के शोर में उसने कांपते हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर कदम रख दिया। बाहर रूही की नज़रें वहीं जमी रह गईं। कमरे की रोशनी धीमी थी, बस एलईडी स्क्रीन की झिलमिलाती रोशनी माहौल को रोशन किए हुए थी। सामने ही अंशुमन काउच पर अधलेटा बैठा वीडियो गेम खेलने में मगन था। उसके कानों में हेडफोन लगे थे और उंगलियां रिमोट पर तेजी से चल रही थीं। अमीशा ने अंदर कदम रखा तो एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। ये सब सामान्य से अलग था, वैसा नहीं जैसा रूही ने उसे बताया था। अंशुमन ने दरवाजे की आहट महसूस करते ही नज़रें स्क्रीन से हटाकर उसकी ओर उठाई थीं। आंखों की भौहें सवालिया अंदाज में ऊपर उठाई थीं। तुम, कुछ चाहिए था? अमीशा ने बेबाकी से उसकी नज़रों का सामना किया। दिल जोर से धड़क रहा था, मगर लहजा मजबूत रखा। कहाँ है वो लड़की जिसे आप लेकर आए हैं? और अंशुमन की हंसी अचानक थम गई। उसने रिमोट साइड में रखा और धीरे से खड़ा हो गया। क्या मतलब? कौन सी लड़की? उसके लहजे में उलझन और गुस्सा दोनों थे। अमीशा ने निगाह दौड़ाई, कमरे के कोने, बेड, पर्दे, हर तरफ एक तेज सी नज़र डाली, मगर अचानक अंशुमन के माथे पर बल पड़ गए और उसने एक पल में ही अमीशा का बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। अमीशा का दिल उछलकर गले में आ गया। जासूसी करने आई हो मेरी? उसकी आवाज़ कड़क और ठंडी थी। किसने भेजा है तुम्हें मेरे कमरे में? अमीशा घबरा गई, आंखें फैल गईं, सांसें उलझने लगीं। नहीं नहीं प्लीज़, मैं तो बस आपकी बहन। रूही ने कहा कि यहाँ से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने बस उसकी मदद करने के लिए। उसकी आवाज़ बुरी तरह काँप रही थी और आंखों में सच्चाई की नमी साफ झलक रही थी। अंशुमन की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती गई। उसने अमीशा की आंखों में झांका। वहाँ डर था लेकिन झूठ नहीं। उसका अंदाज एकदम बदल गया। होठों पर एक अजीब सी तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। अच्छा, तो मेरी बहन के कहने पर जासूस बनकर आई हो। लेकिन दिल उसका भी अब भी धीरे धीरे कांपने लगा था। अमीशा ने सांस संभालते हुए एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो अब भी उसके बहुत करीब था। अब तो बहुत अच्छे से तुमसे जासूसी करवाऊंगा, ऐसी जासूसी कि जिंदगी भर याद रखोगी, उसने धीरे से कहा। आंखों में अजीब सी चमक उभरी थी। बस कुछ दिन रुक जाओ प्यारी लड़की। ये कहते ही वो पीछे हटा था, लेकिन
लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अमीशा के दिल में सर्द लहर दौड़ा गई। उसका अंदाज अजीब था, जैसे कुछ और छुपा हुआ हो। अमीशा ने मौका बर्बाद नहीं किया, पलटी और लगभग दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखें हैरानी से भरी हुई थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसा इंसान है? जबकि पीछे से उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फिराया था। इतना बड़ा शिकार मेरे ही घर में, और मुझे ही मालूम नहीं। उसे अपनी कम अक्ली पर अफसोस हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही अमीशा ने दरवाज़ा जोर से बंद किया, जैसे बाहर की दुनिया से खुद को बचा लेना चाहती हो। उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें उथल पुथल हो रही थीं। उसने पीठ दरवाजे से टिकाई और धीरे धीरे जमीन की तरफ फिसलती चली गई। कमरे की खामोशी में उसकी सांसों की आवाज़ गूंजने लगी। उसने आंखें बंद की और कई गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। वो दिल पर हाथ रखकर धीरे से बड़बड़ाई, ये मुझे क्या हो रहा है? उसका स्पर्श मुझे बुरा क्यों नहीं लगा? उसकी आवाज़ में हैरानी, डर और उलझन का अजीब मेल था। वो अपनी ही सोचों में गुम हो गई थी। अंशुमन की आंखों की गहराई, उसकी पकड़ की शिद्दत और फिर वो आखिरी बात, सब कुछ जैसे दिमाग में घूम रहा था। कौन है ये शख्स? वो धीरे से बोली और खुद को संभालती हुई बिस्तर पर जा बैठी। चादर अपने इर्द गिर्द लपेट ली, जैसे खुद को किसी अनजाने डर से बचाना चाहती हो। फिर एक लंबी थकी हुई सांस के बाद उसने अपना मोबाइल उठाया और अपनी माँ का नंबर डायल करने लगी। पहली बेल पर दूसरी तरफ से संजना जी की आवाज़ उभरी, हेलो बेटा, खैरियत? अभी तक तुम सोई नहीं? अमीशा की आवाज़ कांप रही थी, मगर वो उसे काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। मम्मी, आप कब आएंगी? मुझे सुबह 8 बजे आपके पास आ जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना, बस अब बहुत हो चुका है। आप और पापा वहाँ जाकर मुझे तो जैसे भूल ही गए हैं। संजना जी की आवाज़ में फिक्र उभरी। क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा है? आशा भाभी या फिर किसी और ने कुछ कहा है? उनका माथा ठनका था। अमीशा ने पलकें मींच ली, होठों को मजबूती से भींचा और मुश्किल से खुद को काबू में रखते हुए बोली, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये महल जैसा घर मुझे घुटन सा लगने लगा है। मम्मी, सांस लेती हूँ तब भी दिल डरता है। मुझे आपके पास आना है फ़ौरन। संजना जी ने नरमी से कहा, अरे मेरी जान, फिक्र मत करो, शादी निपट चुकी है। हम सुबह सवेरे ही निकलेंगे और भगवान ने चाहा तो 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। सुबह नाश्ता करके आ जाना और फिक्र बिल्कुल भी मत करना। अमीशा ने जैसे सारी उम्मीद माँ की आवाज़ में समेट ली हो। ठीक है मम्मी, जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर गई। आहिस्ता से बिस्तर पर लेट गई, चादर से चेहरा ढक लिया और एक आह भरी। कमरे की खामोशी फिर से गहरी हो गई थी, लेकिन दिल में एक अनजाना सा शोर बाकी था जिसका नाम वो अभी खुद भी नहीं जानती थी। दूसरी ओर आशा जी के कमरे की फिजा बोझिल थी, लाइट्स मध्यम थी और साइड लैंप की जर्द रोशनी रूही के चेहरे को अपनी हल्की रोशनी में रखे हुए थी। वो सोफे पर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए खामोशी से बैठी थी। सामने आशा जी गहरी सोचों में गुम नरमी से सिर नामे हिला रही थीं। उनके चेहरे पर छुपी कड़वाहट वक्त के साथ और भी गहरी हो चुकी थी और आखिरकार वो बोल पड़ी। आवाज़ में मायूसी का साया साफ झलक रहा था। ना जाने क्यों रूही, मुझे लग रहा है इस बार भी तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। मेरा बदला धरा का धरा रह जाएगा। रूही ने चौंक कर माँ की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आशा जी की आवाज़ अब भी तीखी होती जा रही थी। उस संजना ने जितना जीना हराम किया है ना मेरी जवानी में, मैं कभी नहीं भूल सकती। कहने को तो उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तुम्हारी दादी और तुम्हारे पापा उसे इसी घर का हिस्सा मानते थे। इसे तो अच्छा होता तुम्हारी दादी संजना और तुम्हारे पापा का आपस में रिश्ता कर देती, कम से कम मेरी जान तो छूट जाती। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद तुम्हारी दादी भी संजना की तेज तबीयत से परिचित थीं, तभी तो उसे अपनी बहू नहीं बनाया। हालांकि उनकी मरती हुई सहेली ने उनसे वादा लिया था कि मेरी संजना को अपने घर में हमेशा बेटी बनाकर रखना, लेकिन नहीं, उस संजना ने तो मेरी ज़िंदगी हराम करनी थी, सो हराम करके रखी। तुम्हारे पापा के कान ऐसे भरती थी जैसे कोई सांप जहर उंडेल रहा हो। हर वक्त मेरी बुराई, कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ चुपके से जाकर तुम्हारी दादी को भड़का देना। उनके होठों पर कड़वी मुस्कान आई। जब उसकी शादी हो गई थी ना, तब जाकर मेरी सांस में सुकून आया था। दिल खुश हुआ था कि जान छूटी, लेकिन वो जहर अब भी मेरे अंदर जिंदा है। रूही ने संजीदगी से सिर झुकाया। आशा जी की आंखों में शोले थे।
इसीलिए तो चाहती हूँ कि अपने बेटे अंशुमन से उस संजना की बेटी की शादी कर दूँ। फिर एक एक जख्म का हिसाब लूँगी। वही महलनुमा घर, वही रिश्ते, लेकिन अब की बार मात उसकी बेटी की होगी और जीत मेरी। रूही की आंखों में चमक आ गई। वो सीधी होकर बैठ गई और धीरे से बोली, मम्मी आप फिक्र मत करें, आपके साथ साथ मेरे भी हिसाब बाकी हैं उस लड़की से। आशा जी ने चौंक कर बेटी को देखा। रूही ने आंखों में चमक लिए सिलसिला जारी रखा, मेरे सामने मेरा बाप हमेशा उस लड़की को अहमियत देता था, उसकी छोटी छोटी बातों पर भी गर्व और खुशी जाहिर करना, और मेरे हर सवाल पर मुझे गुस्से से झटक देना। बस तब से दिल में नफरत बिठा ली थी मैंने। ये बदला मेरा भी बनता है। आशा जी की आंखों में खुशी की चमक उभरी, चेहरे पर वही पुरानी शैतानी मुस्कान वापस आ गई। वाह मेरी बेटी, यही बात तो मुझे पसंद है तुम में। संजना ने मेरा चैन छीना था, अब उसकी बेटी का सुकून छीनो। उसकी इज्जत, उसका भरम, सब कुछ मिट्टी में मिला दो। रूही के होठों पर भी एक जहरीली सी मुस्कान उभरी। वो दोनों माँ बेटी खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखती रहीं। कमरे की दीवारों तक को उनकी साजिशों की बू महसूस होने लगी थी, लेकिन शायद वो ये भूल रही थी कि तकदीर के फैसले इंसान के चालों से कहीं बड़े होते हैं। सुबह का मंजर था, हल्की ठंडी हवा माहौल में नमी घोल रही थी। परिंदों की चहचहाहट के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी थी। पोर्च में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। अमीशा अपने सिंहा रंग के सूटकेस को आहिस्ता आहिस्ता घसीटते हुई बाहर निकली। आंखों पर सनग्लासेस, चेहरे पर थकान और अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी, जैसे कुछ बाकी छोड़कर जा रही हो। वो अभी गाड़ी का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि पीछे से आवाज़ उभरी, मिस अमीशा। आवाज़ जानी पहचानी थी। दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। वो पलटी। अंशुमन हाथ जेबों में डाले आराम से उसकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर आंखों में एक अजीब सी संजीदगी छिपी हुई थी। अमीशा ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। जी। अंशुमन उसके करीब आकर कुछ लम्हों तक उसे गहराई से देखता रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो 2 दिन हुए आपको आए। अमीशा ने नजरें चुराते हुए नरमी से जवाब दिया, जी मेरे मम्मी पापा एक शादी में गए हुए थे। उनके ना होने की वजह से ठहरने की जगह नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर आ गई थी। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, वरना उनके साथ ही चली जाती। अब वो वापस आ गए हैं तो मुझे भी जाना है। अंशुमन हल्का सा सिर हिलाते हुए बोला, ये तो कोई बात नहीं हुई। आपने तो हमें सेवा का मौका ही नहीं दिया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप आई हुई हैं, वरना मैं ज़रूर आपके लिए वक्त निकालता। अमीशा हल्की सी औपचारिक मुस्कान लाते हुए बोली, बहुत धन्यवाद, लेकिन ज़रूरत नहीं है। वो बात पूरी करते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुकी थी, मगर अंशुमन फ़ौरन आगे बढ़कर दरवाज़ा दोबारा बंद कर गया था। उसकी आंखों में अब शरारत का भाव था। चलिए, आपको मैं छोड़ देता हूँ। कम से कम ये मौका तो दे दें कि आपको अलविदा कह सकूं। अमीशा एक लम्हे को साकित रह गई, नजरें नीची, दिल की धड़कन उथल पुथल, मगर चेहरे पर वही संजीदगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, वो हिचकिचाई। अंशुमन थोड़ा और झुककर नरमी से बोला, प्लीज़ जिद ना करें, कम से कम इतनी मेहरबानी तो कर सकती हैं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अमीशा को एकदम नरम कर गया। शायद इस सबसे जल्दी जान छुड़ाने का यही तरीका था। वो धीरे से सिर हिला गई थी। ठीक है। वो दरवाज़ा खोल कर गाड़ी में बैठ गई। अंशुमन एक विजेता सी मुस्कान के साथ दूसरी तरफ जा बैठा। गाड़ी सड़क पर बढ़ने लगी और अमीशा का दिल अनजाने उलझन में डूबने लगा था। न जाने क्यों उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। गाड़ी का माहौल खामोश था। एयर कंडीशनर की मध्यम आवाज़ और हल्की सी परफ्यूम की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। अंशुमन ड्राइविंग करते हुए कुछ पल खामोश रहा, लेकिन अमीशा की झुकी निगाहों और बंद लबों को देखकर उसने नरमी से बात का आगाज़ किया। आप क्या पढ़ रही हैं अमीशा? सवाल सीधा था, मगर उसके अंदाज में हैरानी छुपी हुई थी। अमीशा ने चौंक कर उसे देखा। वो ऐसा शख्स नहीं था जो आमतौर पर बातचीत में पहल करे। परिवार में भी उसकी तबीयत को संजीदा और कुछ हद तक घमंडी कहा जाता था। उसका मेलजोल बस औपचारिक हाय हेलो तक ही सीमित रहता था। अब उसका यूँ बातें करना, ख़ास दिलचस्पी लेना, अमीशा के लिए कुछ अजीब था। जी, मैं मेडिकल पढ़ रही हूँ, अमीशा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। ओह वाकई, MBBS कर रही हैं? जी, 4th ईयर चल रहा है मेरा। अंशुमन ने एक पल को गर्दन हिलाकर उसकी बात को समर्थन दिया, जैसे वो प्रभावित हुआ हो। ये तो वाकई बहुत ज़बरदस्त बात है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी स्मार्ट हैं। अमीशा को ये सुनकर अजीब सा एहसास हुआ। वो उसकी ओर देखकर बस औपचारिक सा मुस्कुराई। अंशुमन ने फिर बात जारी रखी, वैसे आपको क्या पसंद है?
मेरा मतलब है पढ़ाई के अलावा कोई शौक, म्यूजिक, किताबें या पेंटिंग? बस वक्त ज़्यादा तो पढ़ाई में ही लेता है, लेकिन किताबें पढ़ना और कभी कभी लिखना अच्छा लगता है। अमीशा ने संक्षिप्त जवाब दिया। अच्छा लगता है सुनकर। आपकी बातों से लगता है आप बहुत गहरी शख्सियत हैं। वो थोड़ा थोड़ा सा उलझ रही थी लेकिन चुप थी। नजरें उसने अब खिड़की से बाहर केंद्रित कर ली थी ताकि उसकी उलझन छुप सके। उसके लिए अंशुमन का ये बदला बदला व्यवहार उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। अंशुमन ने कुछ लम्हों बाद बात को फिर से नरमी से मोड़ते हुए कहा, देखिए, आप हमारे घर आए ये हमारे लिए खुशी की बात है। आगे भी आती रहना प्लीज़, और जब भी आए मुझे ज़रूर बता दिया करें। अमीशा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अंशुमन ने बाएं हाथ से जेब से एक कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। ये मेरा पर्सनल नंबर है, किसी भी वक्त टेक्स्ट कर सकती हैं। अगर कहीं जाना हो तब भी मुझे बता देना, मैं आपको खुद छोड़ दूंगा। आखिर आपकी माँ से हमारी पुरानी रिश्तेदारी है। खून का रिश्ता ना सही लेकिन फैमिली रिश्ते काफ़ी गहरे थे आपकी माँ के साथ। मम्मी से सुना था मैंने, आपकी माँ सिर्फ 8 साल की थी तभी से हमारे घर में रह रही थी, लेकिन पता नहीं शादी के बाद उन्होंने आना क्यों छोड़ दिया था। कार्ड उसके हाथ में था पर अमीशा के दिल में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। वो कुछ कहे बिना सिर्फ छोटा सा जी पता नहीं बोली और खामोश हो गई। गाड़ी की खिड़की से बाहर के नज़ारे जैसे एकदम धुंधले हो गए थे और अंदर की खामोशी गहरे सवालों में बदल गई थी। वक्त धीमी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। क्लासरूम में हल्की सी चहल पहल थी। कुछ छात्र अपनी अपनी सीटें संभाल चुके थे, चंद एक नोट्स निकालने में बिजी थे और कुछ बेमकसद इधर उधर की बातें करने में बिजी थे। मगर अमीशा अगली सीट पर खामोशी से बैठी थी, दरवाजे पर नजरें जमाए। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका दिल अनजाने तौर पर किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन समय लंबा होता जा रहा था। लम्हे जैसे साकित हो चुके थे। आज डॉक्टर आर्यन का लेक्चर था। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि दरवाज़ा खुला। सफ़ेद कल्फ लगी शर्ट, नेवी ब्लू पैंट, बाजुओं पर हल्की सी फोल्डिंग और हाथ में एक मोटा सा नोट्स पैड थामे एक लंबी और मजबूत कदकाठी, कॉन्फिडेंस से भरी चाल वाला मर्द क्लास में दाखिल हुआ। डॉक्टर आर्यन का वजूद जैसे रोशनी की किरण हो। क्लासरूम की सारी आवाज़ें जैसे लम्हा भर को थम गईं। वो डाइस तक आया, हल्की सी जादू भरी मुस्कान लबों पर सजाए, गहरी निगाहों से सबका जायजा लिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उसने नरम मगर सम्मानित आवाज़ में कहा। सारे स्टूडेंट ने जल्दी से जवाब दिया, मगर अमीशा के दिल तो जैसे एक नई लय में धड़कने लगा था। उसके होंठ डॉक्टर आर्यन की गुड मॉर्निंग का जवाब देने के लिए खुल ही न सके। वो अपने हाथों में चेहरा टिकाए नजरें उस पर गाड़ चुकी थी। डॉक्टर आर्यन ने लेक्चर का आगाज किया। वो मेडिकल साइंस, इंसानी दिमाग की क्रियाएं और साइंस की बारीकियों पर बात कर रहे थे, मगर अमीशा के कानों को तो सिर्फ उसकी आवाज़ की लौ छू रही थी। वो बेसाख्ता धीरे से बोली थी, कोई इतना हसीन भी हो सकता है और इतना खूबसूरत बोल कैसे सकता है। चंद लम्हे और गुजरे जब डॉक्टर आर्यन ने एकदम अपना लहजा बदला। उसने अपनी बात रोकी, पीछे रखा हाथ आगे बढ़ाया और गहरे अंदाज में बोलने लगा। आज मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत गहरी लगी। मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ टीवी पर कुछ दिल छू लेने वाली बातें भी सुनता हूँ। आज तक जितने भी महान स्कॉलर हुए हैं उनसे उनकी आपबीती अक्सर सुनता रहता हूँ, और हाल ही में एक वीडियो देखी थी मैंने जिसने मेरे दिल को छू लिया। अमीशा की पलकें झपकना भूल गईं। उस स्कॉलर ने कहा था कि पूरी दुनिया को रचने वाला विधाता कितना लापरवाह है, क्योंकि इतना सब कुछ देने के बाद भी वो कभी नहीं जताता कि मैंने तुम पर क्या क्या एहसान किए हैं। सोचो, एक बेजान से पत्थर के नीचे रेंगते कीड़े को भी वो भोजन देता है, जिसकी कोई परवाह नहीं करता। कोई उसे देखता नहीं, मगर उसे रचने वाला विधाता उसे देखता है। क्लास में खामोशी छा गई। और माँ के पेट में पलने वाला बच्चा, उसे कौन भोजन देता है? जब उसका अंश माँ के पेट में पड़ता है उस वक्त सांस तो नहीं लेता ना हाथ पांव हिलाता है, मगर भगवान अपनी शान के अनुसार उसे भी प्रदान करता है। भगवान जी खुद धरती पर नहीं आए, लेकिन अपने रूप में माँ को इस दुनिया में भेज दिया। पहले पूरे 9 महीने तक माँ अपने शरीर से अपने बच्चे को जिंदगी देती है और उसके बाद उसे जन्म देती है मौत को गले लगाकर। अमीशा की आंखें भीगने को थीं। डॉक्टर आर्यन की आवाज़ में जैसे एक खास जादू था जो दिल की गहराइयों में उतर रहा था। और अगर वो भगवान एक पत्थर के नीचे रेंगते कीड़ों को नहीं भूलता, एक माँ के पेट में बच्चे की ज़रूरत का ख्याल रखता है, तो वो हमारे दिलों में चलती उलझनें, हमारी टूटती उम्मीदें, हमारी बेनाम ख्वाहिशें कैसे नहीं जानता।
ये सुनते ही अमीशा का दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल की गहराई से निकलती आवाज़ को सुन रहा हो। वो फौरन नजरें झुका गई, जैसे उसके अंदर की बेचैनी और जज्बे जाहिर हो गए हों। हम समझते हैं कि हम अकेले हैं, बेखबर हैं, मगर हमारा भगवान हमसे बेखबर नहीं होता। हम उसकी संतान हैं और वो हमारी रगों से भी ज़्यादा करीब है। डॉक्टर आर्यन की बात ख़त्म हुई, मगर कमरे में गहरी खामोशी छा चुकी थी। अमीशा ने सांस भरी, दिल में अजीब सी नरमी और खौफ की मिली जुली हालत लिए और चुपचाप नोटबुक पर नजरें जमा ली। लेक्चर तो जारी था, मगर उसका दिल आज किसी और पहचान से परिचित हो चुका था। पूरा दिन इसी उलझन में गुजर गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और अमीशा अपनी मेज के पास किताबों के बीच बैठी थी। उसकी नज़रें किताबों पर थी, मगर दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। अचानक मोबाइल की घंटी की तेज आवाज़ ने अमीशा का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वो जल्दी से मोबाइल की तरफ देखने लगी। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आमतौर पर वो अनजान नंबरों पर कॉल नहीं उठाती थी, लेकिन न जाने क्यों आज वो खुद से भी इतनी बेचैन थी कि एक अजनबी से बात करने पर राजी हो गई थी। गहरी सांस लेकर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कौन? उसकी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी। हेलो, मैं अंशुमन हूँ। दूसरी तरफ एक मर्द की गहरी और पुरसुकून आवाज़ सुनाई दी। अमीशा एकदम चौंक गई। उसे एकदम से पहचान नहीं आई कि कौन कौन उसने हिचकिचाते हुए पूछा। अंशुमन, राजेश का बेटा, तुम्हें याद है ना? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे याद आ गया था कि वो कौन है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंशुमन, हाँ याद आया। आपको क्या काम है मुझसे? उसने बहुत मुश्किल से खुद को काबू में किया था। अंशुमन ने कुछ देर खामोशी बनाए रखी, फिर कहा, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहता हूँ। सोच रहा था तुम्हारी फैमिली की दावत की जाए, एक छोटी सी पार्टी हो, हम सब मिलकर बैठें। अमीशा की आंखों में हैरानी के भाव उभर आए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंशुमन इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। दिल में एक सवाल उठा, मगर उसने हिचकिचाते हुए कहा, आप मम्मी से बात करें, मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर वो बोलें तो मैं यूनिवर्सिटी की छुट्टी भी ले लूँगी। मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। अंशुमन हल्के से हंसकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो वाकई। आज के ज़माने के बच्चे, खासकर पढ़ने वाले, अपने माँ बाप को इज्जत ही नहीं देते। तुम्हें देखकर खुशी हुई। और अमीशा खामोश हो गई। उसके दिल में अंशुमन की बातों का अब गहरा असर हो रहा था, और यही चीज़ एक ख़तरनाक इशारा थी। चंद एक और बात करके उसने फ़ोन रख दिया था, लेकिन दिल दिमाग ऐसा लगता जैसे हिप्नोटाइज हो रहा हो। मगर वो खामोश थी, और यही खामोशी आगे चलकर उसकी जान का बवाल बनने वाली थी, जिससे वो पूरी तरह अनजान और बेखबर थी। अंशुमन धीमे कदमों से अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी थी, जिसे सिर्फ टीवी की आवाज़ चीर रही थी। आशा जी गद्दे से टेक लगाए पूरे ध्यान के साथ अपनी पसंदीदा ड्रामा देख रही थी। उनके चेहरे पर रोज के अनुसार एक तनाव था, जो ड्रामे के किसी पेचीदा मोड़ पर जाहिर हो रहा था। अंशुमन ने बिना कुछ कहे रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। अरे, ये क्या बदतमीजी है? आशा जी झुंझलाकर बोली और हैरत से बेटे की ओर देखा। मगर उनका गुस्सा उस वक्त हवा में घुल गया जब अंशुमन ने उनका हाथ थामकर नरमी से कहा, मम्मी, आपने मुझसे कुछ दिन पहले कहा था ना कि अब शादी कर लेनी चाहिए, तो मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं वाकई शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनना था और उनका चेहरा खिल उठा था। वो फौरन सीधी होकर बैठ गई। सच कह रहे हो? अरे वाह मेरे भगवान, ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। अच्छा बताओ, कौन खुशकिस्मत है वो लड़की? वैसे मेरा तो दिल एक लड़की में अटका हुआ है, बहुत प्यारी है, घर की परवरिश भी अच्छी है। अंशुमन मुस्कुराया। मम्मी, आप जिस लड़की में दिल अटकाएं मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो संजना आंटी की बेटी अमीशा है। एक लम्हे को आशा जी की मुस्कान जैसे रुक गई, मगर अगले ही पल दोबारा लौट आई। संजना जी की बेटी? उन्होंने धीमे लहजे में दोहराया। जी अमीशा, मैंने उन्हें रविवार को दावत पर बुलाया है। संजना आंटी से मेरी बात हो चुकी है और उन्हें हमारे यहाँ आने पर कोई भी आपत्ति नहीं। अब आपकी बारी है। दावत के बाद आप उनसे रिश्ते की बात करेंगी। वो अब पूरी गंभीरता के साथ अपनी माँ की तरफ देख रहा था। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस ये लड़की चाहिए मुझे। मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के बारे में सोच सकूँगा। आशा जी की आंखों में खुशी की नमी सी चमकने लगी। उनके चेहरे पर एक तसल्ली, एक विजेता सी मुस्कान उभरी। वो फौरन बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं खुद बात करूँगी। मैं जानती हूँ कैसे मनाना है,
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और अंशुमन के लबों पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया था। वक्त धीमी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। लॉन्ज में ठंडक फैली हुई थी। एसी की धीमी आवाज़ और मेहमानों की बातचीत की हल्की गूंज माहौल को आरामदेह बना रही थी। खाने के बाद सब अपनी अपनी सीटों पर आधे लेटे से बैठे थे। मेज पर चाय और मिठाइयाँ सजी थीं। अमीशा खामोशी से कोने में बैठी थी। चेहरे पर साफ बेचैनी थी, मगर वो उसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंशुमन उसके बिल्कुल सामने बैठा था, निगाहों में हल्की सी चमक लिए, जैसे वो सिर्फ उसे ही देख रहा हो। आशा जी ने एक गहरी सांस लेकर खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज़ में वही खास रौब और नरमी थी जो उनके हर फैसले को वजन दे देती थी। संजना, तुम्हें सालों से जानती हूँ मैं। तुम्हारे हालात कितने पेचीदा रहे इसका भी अंदाजा है, मगर इन सब के बावजूद तुमने अपनी बेटी को बेहतरीन शिक्षा दी। तुम्हारी हिम्मत और परवरिश को मैं सलाम करती हूँ। संजना जी ने चौंक कर आशा जी की ओर देखा। आशा जी ने मौका गंवाए बिना बात आगे बढ़ाई। मैं और अंशुमन इस बारे में काफ़ी देर तक बात कर चुके हैं। हम दोनों ने इस बात पर फैसला किया है कि तुम्हारी बेटी न सिर्फ पढ़ी लिखी है बल्कि अच्छे संस्कारों वाली भी है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे घर की बहू बने। अंशुमन उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। अगर तुम लोगों को कोई एतराज़ न हो तो हम औपचारिक बातचीत शुरू करना चाहते हैं। लॉन्ज में एक पल को सन्नाटा छा गया। अमीशा का दिल जैसे गले में आ अटका। उसने बेख्तियार निगाहें झुका लीं। अंदर ही अंदर दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो गई। अमीशा के पापा विनोद साहब के चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में गर्व और सुकून झलकने लगा। वो फौरन बोले, हाँ हाँ भाभी जी, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। अमीशा तो आपकी अपनी बेटी जैसी है। ऐसी जगह रिश्ता आना हमारी खुशनसीबी है। मगर संजना जी ने तुरंत अपने पति की बात काट दी। उनकी निगाहें अमीशा पर गईं, जो अभी भी खामोश थी। नहीं विनोद, ऐसे नहीं। अमीशा की ज़िंदगी का फैसला है। मैं चाहती हूँ कि एक बार तन्हाई में उससे बात कर लूँ। उसका दिल साफ हो तभी कोई कदम उठाया जाए। भाभी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आपको फ़ोन करके जवाब दूंगी। अंशुमन ने खामोशी से अमीशा की ओर देखा। उसकी निगाहों में नरमी थी, एक विश्वास भी था, जैसे वो जानता हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमीशा ने एक पल को नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा और फौरन पलट गई। बेचैनी उसके चेहरे से ही झलक रही थी, मगर दिल की किसी छुपी तह में अनजाना सा खिंचाव भी जाग उठा था। डॉक्टर आर्यन के चेहरे की हल्की सी झलक उसके दिमाग के पर्दे पर लहराई थी और दिल की धड़कन तेज हुई थी। लॉन्च की फिजा में अब नई उम्मीदों की खुशबू घुलने लगी थी। पूरी दावत में वो खामोश रही थी। रात 10 बजे के करीब उनकी वापसी हुई थी। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही अमीशा के माथे पर तनाव की साफ लकीरें नजर आने लगी थीं। वो तेजी से चलती हुई लॉन्ज में पहुंची, जहां विनोद साहब और संजना जी भी उसके पीछे आए। अभी वो दोनों बैठने का सोच ही रहे थे कि अमीशा यकाएक उनकी तरफ पलटी, आंखों में गहरी बेचैनी, लहजे में बेपनाह सकती। मम्मी, पापा, आप दोनों पहली फुर्सत में ही उन लोगों को फ़ोन करें और इनका इनकार कर दें। मुझे किसी भी कीमत पर वो रिश्ता मंजूर नहीं। संजना जी हक्की बक्की रह गई और विनोद साहब ने हैरानी से उसे देखा। अमीशा, ये तुम क्या कह रही हो? अभी हम वहाँ से आए हैं। सब कुछ कितना अच्छा लगा। अच्छा लगा? वो कड़वाहट से हंसी। पापा, आपने उस लड़के को देखा भी है? वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उसकी फैमिली उस पर भरोसा नहीं करती। उसकी बहन को वहम होते हैं कि उसके कमरे में लड़कियां आती हैं। वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, और जिस किस्म का काम वो करता है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इतनी कम उम्र में इतना पैसा, कुछ तो गलत है ना? संजना जी ने आगे बढ़कर अमीशा का बाजू थामा। बेटा, तुम उसके बारे में इतना सब कैसे जानती हो? मम्मी, बस जानती हूँ, क्योंकि मैं उस इंसान को देखती आ रही हूँ। उसकी आंखों में घमंड है, लबों पर जहर, और मिजाज में एक अजीब सा जोर जबरदस्ती वाला भाव। मुझे उससे बात करने में भी उलझन महसूस होती है। मैं जायज़ और ईमानदारी की कमाई खाने की आदी हूँ। किसी ऐसे शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो खुद को ताकत के घमंड में समझता हो। विनोद साहब का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो गुस्से से उठे। बस करो अमीशा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कितनी अच्छी फैमिली है वो? आजकल ऐसे रिश्ते हाथ लगते ही नहीं। लड़कियां तो रो रो कर दुआएं मांगती हैं ऐसे घरों में ब्याह जाने की, और तुम? पापा, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो सिर्फ दमक चमक देख कर रिश्ते कबूल कर लूँ। मैं वो लड़की हूँ जो निभाने से पहले सोचती हूँ, और मैंने सोच लिया है कि मुझे उस इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। विनोद साहब ने सख्ती से कहा। बस बहुत हो गया।
मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी वहीं होगी। संजना, कल ही बात पक्की कर दो। अमीशा का चेहरा जर्द हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। नहीं पापा, मैं आपसे साफ कह रही हूँ, वो शख्स अच्छा नहीं है। मुझे उसके साथ होने का ख्याल भी डर में कैद कर देता है। उसके लहजे में सिर्फ तंज है और दिल में घमंड। वो इंसान अजीब सा है, जिसे सिर्फ अपनी जीत से गरज है। अगर कोई उसे पसंद आ जाए तो वो दुनिया का सबसे अच्छा शख्स बन जाता है, लेकिन अगर नापसंद हो तो वो उसे मिट्टी में भी मिला दे। विनोद साहब साकित खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था। संजना जी ने आहिस्ता से पति का बाजू थामा, जैसे वो भी अमीशा की बातों को संजीदगी से लेने लगी हों। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई, लेकिन अमीशा की आंखों में एक ठहरा हुआ मजबूत इरादा झलक रहा था। एक ऐसा फैसला जो वो अब बदलने के लिए तैयार नहीं थी। कमरे की खामोश फिजा में अमीशा अपने बिस्तर पर टांगे समेटे बैठी थी। उसके सामने रखा मोबाइल फ़ोन थोड़ी थोड़ी देर बाद से रोशनी की झलक दे रहा था। स्क्रीन पर उभरते नंबर ने उसके अंदर एक बार फिर बेचैनी भर दी। अंशुमन कॉलिंग। वो कुछ लम्हों तक मोबाइल को घूरती रही, जैसे खुद को मजबूत कर रही हो कि ये कॉल उठाए या ना उठाए। लेकिन फिर रिश्तेदारी का ख्याल, माँ बाप की इज्जत का बोझ उसे मजबूर कर गया। आहिस्ता से उसने कॉल रिसीव का बटन दबाया। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी छाई रही। सिर्फ एक हल्की सी सांसों की आवाज़ थी। फिर एक भारी, संजीदा मगर नरम लहजा सुनाई दिया। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मेरे बारे में इतनी बुरी राय रखती हैं? अमीशा की पलकें झपकना भूल गईं। वो आंखें नीचे, होंठ सख्ती से भींचे, सिर्फ सांस रोककर सुन रही थी। जवाब देने की हिम्मत बांधने ही वाली थी कि अगला वाक्य उसे और भी ज़्यादा खामोश करा गया। कभी भी किसी के बारे में बिना जाने इतनी सख्त राय नहीं रखनी चाहिए। आपके पापा ने तो मेरी माँ को हाँ कर दी है, लेकिन साथ ही आपकी ज़बान के जौहर भी बता दिए हैं। वो एकदम सीधी होकर बैठ गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या क्या मतलब है आपका? आप क्या कह रहे हैं? उसका लहजा साकित था, लेकिन अंदर गूंजते सवाल तूफान बन चुके थे। अंशुमन की आवाज़ में अब एक अजीब सी चुभन थी, जैसे वो कोई कड़वा सच निकल रहा हो। मैंने आपको बधाई देने के लिए कॉल की थी, मगर दिल ये सब हजम नहीं कर रहा। मुझे ये जानकर बाकी दुख हुआ कि आप मेरे बारे में ये सब सोचती हैं। वो आगे और बोला, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर इंसान को इज्जत दूँ। आज तक कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, और अब तो मैं ख़ास तौर पर ध्यान रखूँगा कि मेरी होने वाली बीवी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। अमीशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि उसकी बातें सच थीं, मगर उसका लहजा जैसे तमाचे की तरह था। शुक्रिया आपका मुझे मेरी बुराइयां बताने के लिए, क्योंकि अब तक लोगों ने सिर्फ मेरी अच्छाइयां ही बताई हैं। वो अपनी बात पूरी करते ही अमीशा का सब्र तोड़ गया। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया और गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम बेतरतीब थे, दिल बेचैन और दिमाग उलझा हुआ। कुछ बातें दिल पर ऐसा वार करती हैं कि ज़बान साथ देने से मजबूर हो जाती है। अमीशा भी उसी हालत में थी, अनजाने एहसास के बोझ तले दबी, अंदर ही अंदर झुंझलाई हुई। वो बाहर आते ही अपनी माँ पर गुस्से के मारे बरस पड़ी। आपने किसकी इजाज़त से मेरी शादी वहाँ तय की है? मैंने आपसे मना कर दिया था। लेकिन संजना जी खामोश थीं। विनोद साहब के आगे वो कुछ नहीं बोल पाई थीं। उनकी लालची तबीयत उन्हें हमेशा ही परेशान रखती थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। अमीशा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि उसे उस इंसान से शादी नहीं करनी। रोई धोई, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी की, लेकिन हुआ वही जो विनोद साहब चाहते थे। लाख विरोध के बावजूद उसकी शादी अंशुमन से हो ही गई। शादी के वक्त भी उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस शादी से इनकार कर दे, लेकिन वो बाकी बेबस हो गई थी। कमरे की खामोश फिजा में हल्की सी मध्यम रोशनी फैल रही थी। सफ़ेद और सुनहरी रंगों से सजा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, मगर वो दिल में एक अजीब सी बेचैनी लिए बेड के किनारे सर झुकाए बैठी थी। सर पर भारी दुपट्टा था, हाथों में मेहंदी का रंग अब भी ताज़ा था, मगर आंखें बेरंग थीं। दिल टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी मर्जी को रौंद दिया हो। कितनी बार पापा को समझाने की कोशिश की थी उसने, मगर उनके नज़दीक उसकी हाँ या ना की कोई अहमियत नहीं थी। दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ से खुला और अंशुमन अंदर दाखिल हुआ। उसके लबों पर एक नाराज़ सी मुस्कान थी। निगाह सीधी उसके वजूद पर पड़ी तो पल भर को उसका चेहरा नरम पड़ गया। वो धीरे से साइड टेबल पर दूध का गिलास रखकर उसके करीब बैठ गया। कैसी हैं आप? उसने धीरे से पूछा, जैसे उसकी खामोशी में छिपे तूफान को पढ़ रहा हो। अमीशा ने सिर्फ सर हिलाया, ना हाँ का जवाब नहीं दिया। आवाज़ कहीं गुम हो चुकी थी।
अंशुमन ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, गरम मजबूत गिरफ्त, जैसे किसी बिखरते वजूद को थामने की कोशिश हो। आपको अब मेरे साथ सिर्फ अच्छी बात मिलेंगी और सुकून भी, वो नरमी से बोला। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा था, ये मेरा नेचर है। मैं ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखता, इसीलिए लोग समझते हैं कि मैं मगरूर हूँ। उसने एक पल के लिए खुद को खामोश किया, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आपको भी शायद यही लगा कि मेरे कमरे में लड़कियां आती हैं या मैं कुछ गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरी जान ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में पहली लड़की तुम थी जो मेरे कमरे में आई थी, और मुझे तुम इतनी पसंद आई कि मेरा दिल किसी और की तरफ मुड़ा ही नहीं। वो थोड़ा और करीब हुआ। क्या तुम मुझे अब पसंद करती हो? अमीशा के लब लर्जे, दिल की धड़कन तेज हुई, मगर न चाहते हुए भी उसने धीरे से सर हाँ में हिला दिया, जैसे जिद जबरदस्ती और वक्त के आगे झुक गई हो। अंशुमन के लबों पर फिर वही मुस्कान उभरी। वो उठा, साइड टेबल से दूध का गिलास लिया और उसे अमीशा के लबों से लगा दिया। ये पियो, हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। हमारे ख़ानदान में ये रस्म है, तुम्हें मालूम है ना? अमीशा ने उसे उलझन भरी निगाहों से देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, कुछ भांपने की, मगर वो खामोश रही। बिना कुछ कहे उसने गिलास अपने हाथ में लिया और गट गट करके पी गई। मगर गिलास ख़त्म होते ही अचानक उसकी पलकें भारी होने लगीं, सर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर लब हरकत न कर सके। एक पल में ही वो अपना बैलेंस खो बैठी और बेड पर बेसुध गिर गई। अंशुमन खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी मुस्कान अब गहरी हो चुकी थी। कमरे की फिजा में एक अजीब सा असर छा गया, जैसे कोई अनकही दास्तान शुरू होने वाली हो। अमीशा की बर्बादी की दास्तान, जिससे वो अब तक अनजान थी। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसे बाहों में उठाया गया है, और फिर वो पूरी तरह दूसरी दुनिया में खो गई थी। कमरे में सीधी रोशनी फैली हुई थी, पर्दे पूरी तरह खींचे हुए थे, मगर थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ ही गई थी। क्लॉक की सुइयां 12 बजने का ऐलान कर चुकी थीं, जब मनीषा की पलकों में हल्की सी हरकत हुई और फिर धीरे धीरे खुल गई। कुछ पल तो जैसे जहन पर धुंध छाई रही, आंखों के सामने सब धुंधला सा लग रहा था। वो कुछ समझ नहीं पाई कि कहाँ है, क्या वक्त हुआ है। शरीर में दर्द की एक हल्की सी लहर उठी तो उसने कराहते हुए आंखें पूरी तरह खोल दी। नजरें कमरे में दौड़ाई तो दाईं ओर सोफे पर अंशुमन नजर आया। वो अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। बाल सलीके से थे, कपड़े बदले हुए, वो खासा नॉर्मल लग रहा था। अमीशा को उलझन सी हुई, शरीर अब भी बोझल था, दिमाग जैसे कोई बात याद करने की कोशिश में थक गया हो। वो थोड़ा उठकर बैठी और अंशुमन को देखते हुए धीरे से बोली, रात को क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आवाज़ भारी और उलझन भरी थी, जैसे गले में कोई रुकावट हो। अंशुमन ने लैपटॉप बंद किया और उसकी ओर देखने लगा। कुछ पल उसे गौर से देखता रहा, फिर आराम से बोला, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अमीशा ने निचले होंठ को दांतों में दबाया, आंखों में कुछ सवाल, कुछ डर सा था। मेरे कपड़े किसने बदले? मैं दूध पीने के बाद शायद सो गई थी। अंशुमन हल्के से मुस्कुराया। लैपटॉप साइड पर रखते हुए वो अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर बैठ गया। चेहरा शांत था, जैसे हर सवाल का जवाब पहले से तय हो। तुम्हें बहुत नींद आ रही थी तो मैंने लाइट्स बंद कर दी और कपड़े भी बदल दिए। क्या पति कपड़े भी नहीं बदल सकता? कोई ऐतराज़ है तुम्हें? उसकी नज़रें अमीशा के चेहरे पर गड़ी हुई थीं, जैसे किसी रिएक्शन का इंतजार कर रही हों। अमीशा ने फौरन नज़रें झुका लीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, उसने सर ना में हिला दिया। वो आहिस्ता से करवट बदलते हुए उठने लगी ताकि वॉशरूम जा सके, मगर जैसे ही पैर नीचे रखे एक झटका सा महसूस हुआ। सिर घूमने लगा, पलकें झपकीं, कदम लड़खड़ाने लगे। उसने फौरन बिस्तर का सहारा लिया और फिर से वहीं गिर सी गई। आंखें मूंद लीं, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, मगर जवाब अब भी गुम था। दर्द और उलझन की एक नई लहर दिल और दिमाग को जकड़ने लगी। कमरे की फिजा में खामोशी छा गई और अंशुमन उसे यूं कमजोर देखकर कुछ पल खामोश खड़ा रहा, जैसे किसी अंदरूनी सुकून का मजा ले रहा हो। शायद शादी के हंगामों से तुम थक चुकी हो, इसीलिए तुम्हें कमजोरी है और तुम्हारे शरीर में दर्द है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस भिजवाता हूँ। एक अजीब सी मुस्कान चेहरे पर लाता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि वो अपने दर्द से टूटते बिखरते वजूद को संभालने लगी। शादी की थकावट, ये कैसी थकावट थी कि उसका अंग अंग दुख रहा था। वक्त धीमी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। एक हफ्ता बीत गया था, लेकिन उसकी तबीयत वैसी की वैसी ही बनी रही। इस पूरे हफ्ते में अंशुमन उसके करीब नहीं आया था। वह हैरान थी, शादी के ये दिन तो
दूल्हा अपनी दुल्हन के करीब जाने के लिए बेचैन रहता है, लेकिन अंशुमन को कोई परवाह नहीं थी। शायद मेरी ख़राब तबीयत की वजह से उसने मुझे थोड़ा सा समय दिया हो। उसे अपनी हालत खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसे हो क्या रहा है। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। दोपहर की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी, मगर अमीशा की आंखों के सामने जैसे एक हल्का सा धुंध का पर्दा था। वो बेड के किनारे पर बैठी अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए जा रही थी। दिल में अजीब सी उदासी और बेचैनी ने डेरा डाल रखा था। हर लम्हा जैसे कोई अनजाना डर अंदर से धीरे धीरे सर उठा रहा था। दरवाज़ा अचानक खुला। कदमों की आवाज़ के साथ अंशुमन तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में एक लिफाफा था। चेहरे पर मामूल की संजीदगी थी, मगर आंखों में कुछ खास चमक। अमीशा, उसने पुकारा और उसके करीब आकर लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। सुबह हम दोनों दुबई के लिए निकल रहे हैं। मैंने तुम्हारा पासपोर्ट निकाल कर वीज़ा लगवा दिया है। ये लो, संभाल कर रखना। अमीशा ने हैरत से लिफाफा पकड़ा। निगाहें उसके चेहरे पर जम गईं। इतनी जल्दी? उसके लहजे में हैरत भी थी और हल्की सी घबराहट भी। हमारी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और हमने अभी तक वक्त भी नहीं गुजारा। अंशुमन ने उसके शब्दों पर हल्का सा कहकहा लगाया, जैसे ये सब पहले से सोच रखा हो। हम वक्त गुजारने ही जा रहे हैं अमीशा, ये हमारा हनीमून है। मम्मी ने भी यही कहा कि मुझे तुम्हारे साथ तन्हा वक्त गुजारना चाहिए, इसीलिए मैंने अपने तमाम ऑफिस के काम भी छोड़ दिए हैं। पूरा हफ्ता तुम्हारे लिए है। वो एक लम्हे को रुका, फिर थोड़ा झुककर उसके चेहरे के करीब आ गया। बस तैयार रहना, कल सुबह की फ़्लाइट है। अमीशा ने ज़बरदस्ती मुस्कान होठों पर सजा ली और सर हाँ में हिला दिया, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कोई अनदेखे खतरे की गूंज जैसे अंदर ही अंदर गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इस बेचैनी की असल वजह क्या है। क्या ये सफ़र का डर है या अंशुमन की मौजूदगी में महसूस होने वाला अनजाना सा दबाव। वो खामोशी से लिफाफा खोलकर पासपोर्ट देखने लगी, मगर नज़रें बार बार अंशुमन की तरफ उठ रही थीं। वो अब दोबारा अपने मोबाइल में बिजी हो चुका था, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। अमीशा ने अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस भरी। ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ, वो धीरे से बोली। आवाज़ में लर्जिश थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। अंशुमन ने सर हिलाया और फिर मोबाइल पर नज़रें जमाए कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही अमीशा ने पासपोर्ट सीने से लगा लिया, जैसे दिल को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रही हो। मगर उसके अंदर की बेचैनी, वो छोटा सा कांटा, अब भी अपनी जगह छुपता सा जा रहा था। अगली सुबह ही वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। दिल्ली एयरपोर्ट की भागदौड़ में हर तरफ अजनबीपन का शोर था। अमीशा ने हाथ में अंशुमन की दी हुई फाइल और हैंडबैग थाम रखा था। वो बार बार हैरानी से बोर्डिंग पास पर लिखी हुई लिखावट को देख रही थी। ये क्या? वो अचानक रुकी जब एयरलाइंस की स्क्रीन पर मुंबई फ्लाइट लिखा दिखा। अंशुमन, वो धीरे से पुकार कर उसके करीब हुई। हम तो दुबई जा रहे थे ना? अंशुमन, जो मोबाइल में बिजी था, एक पल को रुका और कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ, जा तो वहीं रहे हैं, लेकिन मुंबई से। वहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अमीशा ने आंखों में उलझन भरकर उसे देखा। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? बस प्लान में थोड़ा सा बदलाव आ गया, इसीलिए। अब जल्दी करो, बोर्डिंग का वक्त हो रहा है। वो कहकर आगे बढ़ गया था। सफ़र खामोशी से कटा। अमीशा पूरी रास्ते बेचैन सी रही। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उसने सोचा था शायद यहाँ से फ़ौरन आगे की उड़ान होगी, मगर अंशुमन उसे लेकर एयरपोर्ट से बाहर आ गया। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद एक ब्लैक रंग की गाड़ी उनके सामने रुकी और दोनों उसमें बैठ गए। रास्ता लंबा था। शहर के व्यस्त रास्तों को पार करके गाड़ी एक खामोश सी बिल्डिंग के सामने रुकी। अमीशा हैरान थी। ना तो ये कोई होटल लग रहा था और ना ही एयरपोर्ट के करीब का इलाका। अंशुमन ने दरवाज़ा खोला, उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, चलो, तुम्हें थकान हो गई होगी, ये आराम के लिए फ्लैट है। वो गड़बड़ा गई। लेकिन हम दुबई के लिए निकलने वाले थे ना? हाँ, बस थोड़ा सा आराम और फिर निकलेंगे। वो खामोशी से उसके साथ फ्लैट में दाखिल हो गई। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का मंजर देखकर उसके कदम ठिठक गए। लॉन्ज में एक शख्स बैठा था, उम्र-दराज, सूट बूट में। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो हिंदुस्तान का एक मशहूर राजनेता था, जिसकी तस्वीरें अमीशा कई बार टीवी पर देख चुकी थी। वो समझी शायद अंशुमन किसी अहम मुलाकात के लिए आया है और साथ में ले आया है उसे, मगर अगला लम्हा उसके लिए ज़मीन खिसका देने वाला था। अंशुमन ने उसका हाथ मजबूती से थामा और उसे उस आदमी के सामने धकेलते हुए बोला, माफ़ी चाहता हूँ सर, थोड़ी देर हो गई। बस आप यहाँ आ गए, वरना ये आपके घर ही आ जाती। अमीशा का चेहरा जर्द पड़ गया। अंशुमन, ये क्या कह रहे हो? अंशुमन ने उसकी तरफ एक सर्द सी नज़र डाली थी और फिर
खुद को संभालते हुए बोला, तुम्हें हर हाल में इन्हें खुश करना है अमीशा, और मैं नहीं चाहता कि कोई शिकायत हो। क्या मतलब है इस बात का? और तुम कहाँ जा रहे हो? अमीशा की आवाज़ में कपकपाहट थी, दिल जैसे सीने में धड़क रहा था। अंशुमन ने पीछे मुड़े बिना कहा, बस तुम्हें वही करना है जो कहा गया है, खुश करना है, बाकी मुझे देर हो रही है। अंशुमन, पागल हो गए हो क्या? ये कौन लोग हैं? कहाँ छोड़कर जा रहे हो मुझे? वो आगे बढ़ी, मगर अंशुमन दरवाज़ा खोल चुका था। उसने एक आखिरी नज़र उस पर डाली और जैसे कोई बोझ उतार कर जा चुका था, और बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करके चला गया। और फिर वो क़यामत उस मासूम पर बरपा हुई थी जिसका उसने कभी ख्याल भी नहीं किया था। वो मोटा सा आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया था और एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला, इतना शर्माना किस बात का? तुम मेरी ही हो। शादी की पहली रात भी तुम मेरे पास लाई गई थी, बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त तुम बेहोश थीं और अब होश में हो। वो विरोध करने लगी, उस आदमी को दूर धकेलने लगी, मगर उसकी हर कोशिश बेकार गई और सब तबाह हो गया, उसकी इज्जत, उसका विश्वास, सब कुछ। और 2 महीने बाद कमरे की खामोशी शमशान घाट की खामोशी से कम न थी। खिड़की से छन छन कर आती सूरज की मध्यम किरणें भी उसके जख्मों पर मरहम न रख सकीं। वो अपने बिस्तर पर गुमसुम बैठी थी, सामने किसी अनजान बिंदु को घूरते हुए, आंखें सूखी लेकिन अंदर तूफान था। 2 महीने हो चुके थे, 2 महीने जिनमें एक लम्हा उसने खुद को जीते जी मरते देखा था। अंशुमन की हर बात, हर मुस्कान, हर नरम लहजा अब उसे जहर लगता था। सच्चाई जब उसके सामने आई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। वो शादी जिसे उसने अपनी किस्मत का फैसला समझकर कबूल किया था, दरअसल एक सौदा थी, एक कीमती सौदा, जहां वो खुद एक प्रोडक्ट थी, सिर्फ एक जिस्म, एक जरिया, जिसके जरिए अंशुमन एक ताकतवर सियासतदान का भरोसा जीतकर अपना कारोबारी टेंडर हासिल कर चुका था। 2 महीने से वो सियासतदान, जिसका नाम सुमित चौहान था, हर रात उसके ऊपर एक कयामत तोड़ता था। और फिर दिन में अंशुमन आता और उसके चेहरे से ही अमीशा को घिन महसूस होती थी, लेकिन अंशुमन के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव भी नहीं होता था। अभी कुछ ही देर पहले वो अस्पताल से लौटी थी, रिपोर्ट उसके हाथ में थी, पॉजिटिव लिखा हुआ था, वो माँ बनने वाली थी। माँ, ये शब्द उसके लिए कभी इतना दर्दनाक नहीं रहा था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, धड़कनें तेज और सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। ये बच्चा नाजायज है, मेरी बेबसी की निशानी है, मैं इसे कैसे कबूल करूं? वो खुद से बोली, मगर दिल से एक और आवाज़ आई, ये मेरा है, मेरी कोख का तोहफा, मैं इसे कैसे मार दूं? वो ज़ोर से रो पड़ी, तकिए में मुंह छुपाकर, जैसे दुनिया से छुप जाना चाहती हो, अपने आप से छुपना चाहती हो। मैं टूट चुकी हूँ, या शायद अब टूटने से आगे निकल चुकी हूँ। कुछ लम्हे ऐसे ही बीते और फिर जैसे उसकी आंखों का रंग बदल गया। एक मजबूत इरादा, एक हिम्मत उसकी बेजान आत्मा में उभरी। वो आहिस्ता से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी, अपने पर्स से मोबाइल निकाला और थरथराती उंगलियों से कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलकर एक नाम पर रुक गई, डॉक्टर आर्यन। कुछ लम्हे फ़ोन की स्क्रीन को देखती रही, फिर दिल कड़ा करके एक छोटा सा संदेश टाइप किया, डॉक्टर आर्यन, बस आज आपकी मदद चाहिए। संदेश भेजते ही चंद लम्हों में जवाब आया था, आप बेफिक्र होकर अपना काम करें, मैं आपके साथ हूँ। ये छोटे से जुमले ने उसे ज़िंदगी की एक नई राह दिखा दी। उसने फ़ोन आहिस्ता से बेड पर रखा, आंखें बंद की और लंबी सांस ली। अब वो फैसला कर चुकी थी, वो माँ बनेगी, मगर बेआवाज़ नहीं। वो अपने बच्चे को इस बदनुमा हकीकत का शिकार नहीं बनने देगी। वो अंशुमन के बिछाए गए जाल से निकलने का रास्ता ढूंढ चुकी थी, अपने वजूद के सम्मान का रास्ता, चाहे रास्ता कठिन हो। मगर अब वो अकेली नहीं थी, उसके वजूद में एक और सांस थी, और वो अब जीने का हौसला बन चुकी थी। लेकिन जो मंसूबा उसने बनाया था वो किसी भी कीमत पर आसान नहीं था। रात का वक्त था, दीवार पर टंगी घड़ी 1 बजने का ऐलान कर चुकी थी। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी और बाहर का सन्नाटा उस सन्नाटे से कम न था जो इस वक्त अमीशा के दिल में था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अंशुमन थके थके कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। कोट उतारने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अमीशा फौरन उसकी तरफ लपकी, नरमी से उसके हाथ से कोट लिया और बिना कुछ कहे कुर्सी पर लटका दिया। अंशुमन ने हैरानी से उसे देखा, जैसे वो कोई नया चेहरा हो, नया वजूद। ये क्या, इतना ख्याल कब से आने लगा? उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर आंखों में हैरत अभी भी बाकी थी। अमीशा ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर बोली, आप बिल्कुल ठीक कहते थे अंशुमन, पता है आज सुमित चौहान ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं। अंशुमन ने एक पल को उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे कुछ खोज रहा हो। वाकई? कितने दिए? वो हंसी,
लेकिन उस हंसी में अजीब सा तंज छुपा था। बड़ी बड़ी गड्डियां थी नोटों की, चाहो तो दिखा भी सकती हूँ। अंशुमन ने गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके उसे देखा। वाकई क्या बात है, मज़ा आ गया यानी तुम्हें। अमीशा उसका बाजू थाम कर उसे बेड की तरफ ले गई। फिलहाल आप यहाँ बैठिए, मैंने आपके लिए अपने हाथों से बादाम वाला दूध बनाया है। सोचा इतनी मेहनत करने वाले पति के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। अंशुमन बैठ गया। वो हैरान था, लेकिन कुछ समझने से परे। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा, कितने ओपन माइंडेड हैं। बाकी पत्नियों को देखिए, बीबी जरा सी बात करे तो तूफान खड़ा कर देते हैं। और आपने तो मेरी हर बात को इज्जत दी है। मैं अब जिंदगी को स्वीकार कर चुकी हूँ अंशुमन। हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। आखिरकार पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, है ना। अंशुमन ने उसकी बातों को गौर से सुना। कुछ उलझ भी गया, मगर बाहरी तौर पर मुस्कुराया। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। अमीशा ने दूध का प्याला उसके सामने किया। ये लीजिए, पीजिए, मेरे हाथों का बनाया हुआ है। अंशुमन ने दूध थामा। एक लम्हे को अमीशा की आंखों में झांका, मगर फिर बिना कुछ कहे प्याला मुंह से लगा लिया। दूध पीने के कुछ ही लम्हों बाद उसकी आंखों के आगे धुंध सी छा गई, बदन में कपकपी आई और फिर दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। ये क्या, वो मुश्किल से बोल पाया। अमीशा मुस्कुराकर बोली, बस वही जो आप दूसरों के साथ करते हैं। कुछ पल का होश छीन लेना, थोड़ी देर का अंधेरा तारी कर देना। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कर दिया है। ये तुमने क्या कर दिया अमीशा? अपने ही हाथों से अपने सुहाग को मार दिया। प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे बचा, प्लीज़ डॉक्टर। वो टूटे फूटे शब्दों में बोल रहा था और अमीशा के सामने गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन अमीशा को उसकी हालत पर जरा भी रहम नहीं आया। वो 2 कदम की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई और उसे तड़पते हुए देखती रही। दिल को एक सुकून सा मिलने लगा था और फिर धीरे धीरे अंशुमन की आंखें बंद हो गईं, जिसमें ढीला पड़ गया और वो वहीं सोफे पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अमीशा ने सुकून का सांस लिया, आंखों से आंसू बहा और फिर होंठ भींच लिए। खेल का पहला पत्ता वो फेंक चुकी थी और उस पहले पत्ते में ही वो कामयाब हो गई थी, क्योंकि उस दूध में एक ऐसा घोल मिलाया गया था जो लम्हों में इंसान का दिल रोक दे। सुबह की धूप नरम नरम कमरे में सरक रही थी। घर के आंगन में सादगी से सजाया गया ताबूत आराम से रखा गया था, जिसके ऊपर सफ़ेद फूलों का हल्का सा गुलदस्ता था। अंशुमन की मौत का गम फिजाओं में घुल चुका था, लेकिन हमेशा का चेहरा बिल्कुल सुकून का पता दे रहा था। वो खामोशी से बैठी थी, आंखों में एक सुकून, चमक और होठों पर मध्यम मुस्कान। उसके अंदर एक अजीब सी उमंग जागी थी। कुछ देर के लिए वो सामने रखी हुई लाश को देखती रही और फिर धीरे से सर झुकाया। उसका दिल भारी था, मगर अब उसमें कोई कड़वाहट या नफरत नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी में जो सच्चाइयाँ झेली थीं, उन्हें एक नई रोशनी दी थी। आशा जी और रूही खूब रोई थीं, लेकिन उसने एक आंसू भी नहीं टपकाया था। वक्त धीमी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद अमीशा सफ़ेद साड़ी में अपने कमरे में थी। अंशुमन की मौत के तीसरे दिन ही वो अपने माँ बाप के घर आ चुकी थी। हर तरह का रिश्ता वो अपनी ससुराल से तोड़ आई थी। उसके माँ बाप हैरान थे, लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। बस यही कहा था, अंशुमन बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल भी बहुत लगता था, लेकिन अंशुमन के बिना अब उस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता और मैं हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़ आई हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली आई थी। उसने अपने प्रेग्नेंट होने की खबर भी अपने माँ बाप को नहीं बताई थी, क्योंकि इस बच्चे को वो अंशुमन का नाम नहीं बल्कि डॉक्टर आर्यन का नाम देना चाहती थी और डॉक्टर आर्यन को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। चेहरा रोशन, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर एक नरम मुस्कान। हाथ में मोबाइल था और उसने डॉक्टर आर्यन को एक संदेश भेजा। शुक्रिया डॉक्टर आर्यन, आज आपकी मदद के बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। और कुछ ही लम्हों में जवाब आया, ठीक 15 दिन बाद ही मैं अपना रिश्ता भेजूंगा। आपको याद है ना, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। मेरी खामोश मोहब्बत इतनी आसानी से मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी, मुझे एहसास नहीं था, वरना अपनी खामोश मोहब्बत को इजहार के शब्दों का रूप दे देता। लेकिन अभी भी वक्त मेरे हाथ में है, मेरी मोहब्बत अभी भी मेरी हो सकती है। इनकार मत करना अमीशा। अमीशा की मुस्कान और भी गहरी हो गई और वो बोली, आप पर 100 जाने कुर्बान, मेरा आपने इतना साथ दिया जिसकी कोई हद नहीं। आर्यन ने जवाब दिया, ये सब कुछ आपकी समझदारी का नतीजा है। अगर आप अपने बच्चे को गिरा देती तो आप गुनहगार होती, लेकिन जो आपने किया वो सबसे बेहतरीन काम था। आपने एक ऐसे नासूर को दुनिया से मिटा दिया जो आपके जैसी लड़कियों की ज़िंदगी आसानी से तबाह कर देता है। अमीशा ने सिर हिलाया। वो मोबाइल बंद करके खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर का नज़ारा रोशन था, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में नई जिंदगी की खुशबू थी।
उसके दिल में अब अतीत के जख्मों की बजाय उम्मीद की नई किरणें चमक रही थीं। उसकी ज़िंदगी के दुख खत्म हो चुके थे, अब वो आज़ाद थी। जिस दिन वो रिपोर्ट लेने गई थी वहाँ उसने डॉक्टर आर्यन को देखा था। वो हैरान हुए थे। उससे पूछा था कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई। फिर उसने रोते हुए अपने दिल का हाल भी उनसे बयान कर दिया था और अपनी ज़िंदगी में होने वाली तमाम मुश्किलों से भी उन्हें आगाह किया। और उन्होंने उन्होंने ही ये मशवरा दिया था कि उस इंसान को मार दो, क्योंकि या तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगा या फिर आने वाली नस्लों को बर्बाद करेगा। और फिर उसने वही किया जो उसे उचित लगा। वो अब अपनी तकदीर की खुद मालिक थी, एक ऐसी औरत जो अपनी ज़िंदगी खुद संवारेगी और ख्वाब बुनेगी और अपनी रोशनी में दुनिया को चमकाएगी। और उन ख्वाबों में और चमकती दुनिया में डॉक्टर आर्यन की मोहब्बत के रंग इंद्रधनुष की तरह बिखरे पड़े थे। 15 दिन की बजाय 1 हफ्ते बाद ही डॉक्टर आर्यन अपना रिश्ता लेकर आए थे। इस जल्दबाजी पर अमीशा के माँ बाप हैरान थे, लेकिन अमीशा ने आगे बढ़कर साफ कह दिया, मेरी ज़िंदगी का एक फ़ैसला आप लोगों ने किया था, लेकिन ये दूसरा फ़ैसला करने का हक मुझे है और मैं इसको किसी को इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दूंगी। उसके कठोर और दो टूक अंदाज पर उसके माँ बाप एकदम से खामोश हो गए थे और फिर बहुत ही सादगी से डॉक्टर आर्यन के साथ उसे विदा कर दिया गया था। और शादी की पहली रात डॉक्टर आर्यन ने उसे बहुत बड़ा तोहफा दिया था। उसके सामने एक वीडियो प्ले की जिसमें सुमित चौहान का एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो मौके पर ही दम तोड़ चुका था। अमीशा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे बर्बाद करने वाले दोनों मर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। रोते हुए उसने अपना सर डॉक्टर आर्यन के कंधे से टिका दिया था और डॉक्टर आर्यन ने उस दुखों की मारी मासूम लड़की को अपने सीने में समेट लिया था। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन बस अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाए थे। सोचा था जब अमीशा की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब वो उसे प्रपोज करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो किसी और की हो गई थी और डॉक्टर आर्यन टूटकर बिखर गए थे। और आज जब किस्मत ने उन्हें उनकी मोहब्बत वापस लौटाई थी तो उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे थे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि अमीशा का अतीत क्या रहा था, उन्हें बस अमीशा से मतलब था। उस रात उन्होंने शिद्दत से अपनी अमीशा को अपनी बाहों में समेट कर उस पर अपने प्यार की बारिश की थी और पति सुख क्या होता है अमीशा ने आज पहली बार जाना था। जिंदगी में इस कदर खुशियाँ थीं कि अमीशा को गुजरे हुए दिन कोई भयानक ख्वाब से लगने लगे थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।